दोस्तों, दिल्ली के कोर्ट में एक वकील साहब बैठे थे तो उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत 25-26 साल की लड़की आती है। उस लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब केस था। उसने किसी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था, जानलेवा हमला किया था, और जिसकी वजह से वो तिहाड़ में 2-3 महीने की सज़ा काट कर भी आई थी। तो वकील साहब उसका केस लड़ रहे थे, तो उसी सिलसिले में वो बात करने आई थी। वो बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक युवक आता है। वो युवक जो है वो भी, उसके ऊपर एक चोरी का इल्ज़ाम था। वो भी परेशान था। केस के सिलसिले में बात करने के लिए वकील साहब के पास आता है। बातों बातों में दोस्तों दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से उस खूबसूरत जो लड़की थी उसमें और जो युवक आया था, इन दोनों में मारपीट हो जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि दोस्तों वकील साहब को बीच बचाव करना पड़ता है, लेकिन जो लड़का था उससे काफ़ी चोटें आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा था? एक बहुत ही अजीबोगरीब ये कहानी है। उस लड़की ने किसी के ऊपर हमला क्यों किया था और फिर उस युवक से क्यों झगड़ा हो जाता है? उस युवक ने क्या चोरी की थी और बाद में इसका अंजाम क्या होता है? दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है ये शुरू होती है दिल्ली के सीलमपुर से। एक लड़की जिसका नाम कल्पना होता है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की रहने वाली थी और पिछले 15-16 सालों से वो दिल्ली में ही रह रही थी, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ। अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उसके एक भाई एक बहन की शादी हो चुकी थी। ये 12वीं तक की पढ़ाई करी थी और उसके बाद पारिवारिक स्थिति को देखते हुए वो शाहदरा में जॉब करने लगती है। शाहदरा में जॉब करती थी। उसी जॉब के दौरान उसकी मुलाकात एक अमित नाम के लड़के से होती है। अमित जो है वो एक छोटा सा क्लिनिक चलाता था, झोला छाप डॉक्टर था। और उसके बाद बात होती है, मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है, दोनों घूमने टहलने लगते हैं साथ में। और जो अमित था वो उसे शादी का झांसा देकर दोस्तों उसके साथ जो है वो गलत काम करता है। दोनों की आपसी रजामंदी से होती है, क्योंकि दोनों को ये था कि हम शादी करेंगे, लेकिन अमित के मन में कुछ और था। तो इस दौरान 1 सालों का वक्त गुजर गया, इन दोनों में खूब प्यार पनपता रहा और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो कल्पना थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात अमित को पता चलती है तो दोस्तों वो कहता है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी पैसे नहीं हैं, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसीलिए जो है वो उसको दवा दे देता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। हालांकि जो कल्पना थी वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, कहती थी हम ऐसे मंदिर में शादी कर लेते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन अमित मानता नहीं है, क्योंकि उसके दिल में कुछ और चल रहा था। इस वजह से जो है कल्पना उससे नाराज़ हो जाती है। कुछ दिन बातचीत बंद रहता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है अमित की बातों में वो आ जाती है और फिर जो है उससे वो उसी तरीके की दोस्ती, उसी तरीके की रिश्ता कायम रखता है। और फिर नतीजा ये होता है कि एक बार फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अब की बार जो कल्पना थी वो कहती है चाहे कुछ हो जाए और हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। वो दोस्तों कोई भी दवा खाने से, उसकी कोई बात मानने से इनकार कर देती है। जो अमित था वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे 3-4 महीने का वक्त गुजर जाता है और दोस्तों जो नज़दीक था, ये 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो समय बहुत तेज़ी से बदल रहा था। लेकिन अमित अब सोचता है कि उसे किसी साजिश के तहत फंसाकर और अपना काम निकालने की कोशिश करता है। एक दिन वो मिलने के लिए उसे क्लिनिक पे बुलाता है। अक्सर वो आती जाती थी मिलने के लिए। तो दोस्तों उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए देता है और उसमें कुछ नशीली चीज़ मिला देता है, जिससे कि वो बेसुध हो जाती है। और उसी का फ़ायदा उठाकर उसे दवा खिलाता है और फिर इंजेक्शन देता है। और दोस्तों नतीजा वही होता है कि एक बार फिर जो कल्पना थी उसका गर्भपात हो जाता है। अब इस बात से कल्पना बहुत नाराज़ होती है, बहुत आहत होती है, परेशान होती है। लेकिन जो अमित था दोस्तों, उसका कांटा निकल चुका था। वो कहता है कि अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जो कल्पना थी दोस्तों वो बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है ठीक है। अब वो इस बात का बदला जो है
अमित से लेना चाहती थी। एक दिन जब कुछ दिन और बीत जाता है, 2-4 महीने, तो वो अमित के क्लिनिक पर आती है। अब दोस्तों, जो दूर से देखती रही कि कब ये अमित अकेला हो और कब मैं जाऊं उसके ऊपर हमला करूं। फिलहाल वो कुछ देर में अकेला हो जाता है, तो आती है और कहती है कि मेरे पेट में दर्द कर रहा है। अमित तो पहले उसे देखकर हैरान हो जाता है, कहता है दर्द कर रहा है तो मैं क्या करूं? कहती है कोई दवा दे दो। कहता है कि मेरे पास दवा नहीं है, तुम कहीं और जाओ। कहती है कि अब तुम्हारे रहते किसके पास जाऊं? वो थोड़ा उसको रिझाने की कोशिश करती है। वो सोचता है चलो ठीक है यार, कम से कम इसकी नाराज़गी दूर हो गई है, मेरे पास आई है। कहती है चलो ठीक है। अमित जो है वो कहता है चलो ठीक है और देख लेता हूँ कहाँ दर्द कर रहा है। दोस्तों, वो अपने क्लिनिक में, छोटा सा एक क्लिनिक था, एक पर्दा लगा रखा था, पीछे बेंच लगा रखा था, जहाँ पर वो कभी कभी मरीजों को लिटा कर उनका चेकअप करता था, इंजेक्शन वगैरह लगाता था। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ, वहाँ पर लेट जाओ, मैं देखता हूँ। दोस्तों, वो जाती वहाँ लेट जाती है और फिर वो पर्स में से जो चाकू था वो निकाल कर अपने बगल में छुपा लेती है। अब जैसे ही अमित जाता है, कहता है कहाँ दर्द हो रहा है, वैसे ही दोस्तों उस पर हमला कर देती है और पहला ही चाकू उसके पेट में घोंप देती है। अब दोस्तों, उसके बाद जो अमित था वो संभलने का मौका उसे नहीं मिलता, 2-4 हमला उसे और करती है। फिलहाल वो वहाँ से जान बचाकर अपने पेट पकड़कर वो बाहर की तरफ भागता है और जो कल्पना थी दोस्तों उसका पीछा कर लेती है, क्योंकि उसके ऊपर खून सवार था, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जब वो उसका पीछा करती है तो कुछ लोग जो है बीच बचाव करते हैं और अमित जो है वो भाग निकलता है, इसे पकड़ लिया जाता है, पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद जो अमित होता है हॉस्पिटल जाता, उसकी जान तो बच जाती है, ऑपरेशन वगैरह होता है, लेकिन उसके बयान पर इसके ऊपर FIR होता है और दोस्तों इसे तिहाड़ भेज दिया जाता है। तिहाड़ जाती है, वहाँ पर अब इसके जो माता पिता थे, एक वकील होते हैं जिनका नाम हरिवंश होता है, वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो जो भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग वहाँ पर थे, कड़कड़डुमा कोर्ट में एक केस चलता है, तो वो उन्हीं को हायर करते थे। सीधे साधे आदमी थे, कम पैसे लेने वाले थे और आपसी बोलचाल लोगों की मिलती थी, तो उन लोगों में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो वहाँ पर वो जो है वो जाते हैं और अपनी बेटी का केस देते हैं और उसके बाद वो जो है 2-3 महीने जेल में ही रहती है। ये बहुत कोशिश करते हैं, हालांकि ये केस नहीं बनता कि अमित ने किस वजह से अमित के ऊपर उसने हमला किया था। ये सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं, बस इसी को ही दोषी करार कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों 2-3 महीने बाद वो छूट कर आती है। लेकिन जब छूट कर आती है तो उसके माता पिता उससे मुंह मोड़ लेते हैं, कहते तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है और तुम जाओ कहीं और पर अपना कमरा वगैरह लेकर रहो, जहां तुम जॉब करती थी वहीं पर तुम जाकर अपना किराए पर कमरा वगैरह ले लो। अब उसकी जॉब तो छूट जाती है, क्योंकि ऐसे लड़की को कौन जॉब पर रखेगा। फिलहाल दिल्ली में नौकरी कमी नहीं थी, कहीं और वो जॉब पकड़ लेती है 10-12 हज़ार रुपये महीने की। अभी ये 2021-22 की ही बात है। उसके बाद दोस्तों फिर जो है अब छूट कर जब आती है तो हरिवंश से मिलने के लिए, उसी केस के सिलसिले में वकील साहब से मिलने के लिए वो आती जाती रही। उसका जो है तारीख वो मिलता रहा, वहाँ पर वो हाजिर होती रही। उसके बाद एक दिन वो बातचीत कर ही रही थी कि वहाँ पर एक युवक आता है जिसका नाम रामजीत होता है। रामजीत भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वो गोरखपुर का रहने वाला था। वो आता है, उसके ऊपर एक बहुत ही पुराना चोरी का केस था, वो भी शाहदरा के अंदर किसी ज़माने में काम कर रहा था। करीब 7-8 साल पहले जब वो शुरू में दिल्ली में आया था तो एक दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान जो थी वो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की यही सब दुकान थी। अब दोस्तों उस दुकान में 4 लड़के काम करते थे, उसमें रामजीत भी होता है। जब ये चोरियां होती हैं तो चोरी 2 लड़कों ने किया था, लेकिन नाम सबका उसमें लिखवा दिया जाता है। जो रामजीत था उसे एक महिला कहती है कि हाँ इसी ने चोरी की, मैंने खुद इसको देखा चोरी करते हुए, तो रामजीत का भी नाम उसमें आ जाता है। फिलहाल उस समय FIR होता है, इन लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन जब रामजीत था वो कहता है कि जब मैंने चोरी नहीं की तो मुझे किस बात का डर। और उसके बाद वो दिल्ली छोड़कर गांव चला आता है। गांव से कभी इधर मुंबई, कभी कहीं काम वगैरह करने लगता है। 7-8 सालों का वक्त बीत जाता है।
अब 7-8 सालों में वो उसे याद ही नहीं रहा कि उसके ऊपर कोई केस भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों कोर्ट में तो उसके ऊपर केस था ही। बार बार जो है इन 7-8 सालों में कई बार जज के सामने वो फाइल आती है। वो देखते हैं कि ये जो मुजरिम है या फिर ये जो अभियुक्त है ये शामिल नहीं होता है, किसी नोटिस का जवाब नहीं देता है। तो फिर एक दिन जो है कोर्ट कड़ा रुख अपनाती है और पुलिस से कहती है कि चाहे जैसे भी इसको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अब दोस्तों कोर्ट का आदेश था, पुलिस वालों को मानना था, चाहे जैसे उनको मानना पड़ता है। तो वो रामजीत को ढूंढने में लग जाते, उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब उसका पता सब कुछ था, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जहाँ वो रहता था, घर का पता लिखवा रखा था। दिल्ली से पुलिस जाती है, यहाँ की लोकल पुलिस से मिलती है और फिर जो है उसके घर पर जाते हैं, उसको हिरासत में लेते हैं। उसके बाद वो दिल्ली लेकर आते हैं। लेकिन अब वो कहता है कि ठीक है, एक वकील करता है, कहता है ठीक है मैं जो है और जिस दिन की ये तारीख मिली है उस दिन मैं खुद ही हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों वो उसी जो वकील साहब थे हरिवंश, उनसे मिलता है और उस दिन वो लड़की भी आई हुई थी, कल्पना आई थी, बातचीत कर रही थी। तो ये भी जाता है, रामजीत बातचीत करता है। बातचीत करते करते वो जो वकील साहब थे हरिवंश थे, वो कहते हैं कि ये बताओ तुमने चोरी की थी या नहीं की थी। वो कहता है कि साहब मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की थी, मेरा इसमें गलत नाम डाला गया है और एक औरत की वजह से मैं फंस गया। उस औरत ने कहा कि उसने मुझे देखा था, तो बहुत ही मक्कार औरत थी और औरतें होती हैं मक्कार, तमाम चीज़ें वो औरतों के बारे में बोलने लगता है क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है एकदम बौखलाया हुआ था कि उस महिला की वजह से उसे ये दिन देखना पड़ रहा था। दिल्ली में उसका कोई अपना था भी नहीं, तो बहुत ही परेशान था कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। किसी ने फिलहाल वकील साहब का उसे नंबर दिया था, तो आ जाता है। अब हरिवंश जी से वो कहता है कि ऐसी होती वैसी होती तमाम चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो है वही कल्पना बैठकर सुन रही थी। अब कल्पना के ऊपर भी दोस्तों बीती हुई थी कि एक लड़के ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की थी और यहाँ तक कि वो जेल की सज़ा काट कर आई थी। सुनते सुनते जब वो थक जाती है तो कहती भाई तू औरतों की इतनी बुराई क्यों कर रहा है। वो कहता है क्यों ना करूं, तुम्हें क्या पड़ी है, और किसी ने मुझे फंसा रखा मैं तो कहूँगा ही। अब दोस्तों इन दोनों में बहस हो जाती है। वकील साहब इन दोनों को समझाते हैं तुम लोग क्या आपस में जो है इधर बहस कर रहे हो, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। जो कल्पना थी वो उसे बहुत सारी बातें बोलती है, जो रामजीत था वो कल्पना को बहुत सारी बातें बोलता है और ये भी कह देता है कि तू भी तो किसी चक्कर में यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही है, किसी को फंसाना होगा, किसी से रुपए ऐंठना होगा, तो इसी तरीके से तू ही कौन सी बड़ी अच्छी है। आप समझ सकते हो उसे कितनी गुस्सा आई होगी। वो दोस्तों उसके ऊपर भिड़ जाती है। फिलहाल जो रामजीत था वो चाहता तो वो भी हमला कर सकता था, लेकिन वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है और ये पूरी तरीके से उसके ऊपर टूट पड़ती है। दोस्तों उसे धक्का देकर गिरा देती है, वहाँ पर बेंच वगैरह पड़े थे वहीं पर गिरता है, उसका एक हाथ टूट जाता है, सर में भी चोट आ जाती है। जब उसका सर फूट जाता है तो दोस्तों उसके बाद जो कल्पना थी वहाँ से वो भाग जाती है। अब कई सारे लोग वहाँ पर इस वाकया को देखते हैं। कोर्ट परिसर में ये सब मारपीट हुआ था, पुलिस भी आती है और उसके बाद पूछताछ करती है। रामजीत से कहती है किसने हमला किया, किसने मारा तुम्हें। कहता है नहीं साहब कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही गिर गया था। वो सोचता है मैं खुद ही परेशान हुई केस को लेकर, क्या दूसरा केस बनवाऊं। वो कहता है सर कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही गिर गया था। पुलिस कहती है लेकिन कुछ तो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी महिला ने हमला किया है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल पुलिस भी कहती है चलो ठीक है, जब इसको कोई आपत्ति नहीं है तो हम ही क्यों कुछ इसमें करें। फिलहाल उसके बाद अब उसे कोर्ट में पेश करना था, क्योंकि नोटिस पे नोटिस उसके पास गया हुआ था, पुलिस उसे हिदायत देकर आई भी थी। तो वो जो है वकील साहब कहते हैं ठीक है कोर्ट में तुम्हें पेश होना पड़ेगा। और जिस तारीख उसे मिली थी 2-4 दिन के बाद की तारीख मिली थी, अब उसका कोई था भी नहीं, उसका हाथ टूट जाता है। तो वकील साहब खुद रामजीत को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसका एक्सरे वगैरह कराते हैं, क्रैक हो चुका था, प्लास्टर वगैरह लगवाते हैं, सर में पट्टी लगवाते हैं और 4 दिन बाद वो जो है कड़कड़डुमा कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही जज साहब रामजीत को देखते हैं तो कहते हैं कि इतने बड़े तुम लापरवाह हो, कोर्ट की इतनी अवमानना तुमने की है, किसी नोटिस का कोई जवाब नहीं, पिछले 8 सालों से तुम चोरी करके गायब रहे। दोस्तों एक भी बात वो बोलने नहीं देते वकील साहब को।
कोई सुनवाई नहीं करते हैं और उसके बाद सीधा उसे कहते हैं कि इसे तुरंत जो है हिरासत में लो। वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उसे कस्टडी में ले लेते हैं और उसके बाद दोस्तों वकील साहब कहते हैं कि साहब ये अनजान आदमी है और इसका हाथ टूटा है, एक दुर्घटना एक्सीडेंट में टूट गया अभी ही 2-4 दिन पहले, तो इसे जो है इलाज करवाने के लिए अभी फ़िलहाल इस पर रहम किया जाए। लेकिन वो कहते हैं कि इसका इलाज जो है जेल के अस्पताल में ही होगा। उसके बाद दोस्तों अब इनका कुछ चलता नहीं है, जज साहब के सामने किसी की नहीं चलती, उसे जो है तिहाड़ भेज दिया जाता है। रामजीत तिहाड़ पहुंच जाता है और इधर जो कल्पना थी दोस्तों उसे मारने के बाद गायब हो जाती है, फ़ोन वगैरह बंद कर लेती है। लेकिन फिर वो 2-3 दिन बाद जो है वकील साहब से संपर्क करती है, फ़ोन करती है कि वकील साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई उस दिन। अब वकील साहब जब उसका फ़ोन उठाते कहते यार तुमने गजब कर दिया, बेचारे का हाथ तोड़ दिया, सीधा साधा आदमी था, उसका कोई था भी नहीं यहाँ पर, बड़ी मुझे ही परेशानी झेलनी पड़ी और मैं जो है ले जाकर उसका इलाज वगैरह कराया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब किसी औरत ने उसे फंसाया था, जाहिर सी बात है उसे चिढ़ थी तो वो बोल रहा था, तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती है कि अब क्या बताऊँ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो कहती है कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब वकील साहब कहते हैं क्या माफ़ी मांगोगी तुम, वो तो तिहाड़ में है, वहाँ पर कैसे माफ़ी मांगोगी। और जज साहब ने 15 दिन बाद का डेट दिया है, अब पता नहीं उसको कब छोड़ेंगे, उनके ऊपर है। लेकिन वो आती है, कहती है ठीक है अब की बार जब तारीख पड़ेगी तो मैं भी चलूँगी आपके साथ, कम से कम उससे अगर मुलाकात हुई तो माफ़ी मांग लूँगी। तब दोस्तों जब तारीख पड़ी वकील साहब के साथ जो है वो कल्पना भी जाती है और वहाँ पर उसे जेल से लाया गया था। जज साहब के सामने जब पेशी होती है उसकी तो उसे फिर से कस्टडी में भेज दिया जाता है क्योंकि उसे जमानत नहीं देते हैं। और उसके बाद जो कल्पना थी वो आमना सामना होता है, वो देख के हैरान था कि भाई ये यहाँ क्यों आई है। वो उसे डर लग रहा था कि कहीं यहाँ ना हमला कर दे। लेकिन दोस्तों उससे माफ़ी मांगने गई थी और जब मुलाकात होती है तो हाथ जोड़ के दूर से ही माफ़ी मांगती है, वहाँ पर बातचीत करने की इजाज़त मिली नहीं उन दोनों को। उसके बाद वो उससे मिलने के लिए तिहाड़ में जाती है, कहती मेरा नाम लिखवा देना और मैं जो है मिलने आऊँगी। दोस्तों उसके बाद वो 2 महीने तक जेल में रहा और कल्पना जो है उससे जेल में मिलने के लिए जाती रही। 2 महीनों में कई बार आई गई। इन मुलाकातों के दौरान दोस्तों इसीलिए कहानी अजीबोगरीब हो गई। उन्होंने जो शेयर किया है ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा कि इन 2 महीनों के दौरान कल्पना और रामजीत को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 2 महीने के बाद जब रामजीत जेल से छूट कर आता है, उसे जमानत मिलती है, तो उसकी सारी कहानी जो है रामजीत को पता चलती है वकील साहब के ज़रिए कि हाँ इसके ऊपर क्या क्या बीती है और कैसे किसी ने धोखा दिया और उसके ऊपर इसने जानलेवा हमला किया और ये भी जो है 3 महीने की सज़ा काटकर तिहाड़ से आ चुकी है, अभी केस चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों रामजीत के दिल में वो बस चुकी थी और वो भी रामजीत को अपने दिल में बसा चुकी थी। इन सब चीज़ों से इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो उसे अपने कमरे पर जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ ले जाती है और उसका भी कहीं काम लगवा देती है। दोस्तों उसके बाद ये दोनों लोग 1 साल तक साथ में रहे, अच्छे तरीके से काम किए, कुछ पैसा कमा लिए और फिर उसके बाद दोस्तों एक दिन हैरत अंगेज रूप से ये दोनों आपसी दोनों परिवार की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है खुद इन दोनों ने ही, कल्पना और रामजीत ने शेयर करी थी। मुझे लगा यार बड़ा ही रोचक कहानी है, अजीबोगरीब है, आप लोगों को सुनाना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।